Hello students, welcome back to part 4 strategies in enhancement of food production. Now we'll see the next part of the plant breeding, that is testing, release and commercialization of new cultivars. यानी कि जो हमने वहाँ पर प्योर लाइन्स तैयार किए, सिलेक्टेड प्योर लाइन्स व्हेन वी सेड इन दैट लास्ट पार्ट की जो है कई थाउजेंड्स जब हम ब्रीड तैयार करते हैं तो उसमें से कुछ ही जो हैं वो सारे के सारे जो ट्रेड्स हैं उसको शो करते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस के या हाई यील्ड के। तो उनको क्या किया जाता है, उनको फिर से सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसकी प्योर लाइन्स जो हैं जो बनी हुई हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको इवेलुएट करते हैं और अगेन इट इज़ चेक्ड फॉर ऑल द एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, क्वालिटी, डिजीज़ रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। और ये जो सारा इवेल्युएशन है ये कहाँ होता है, इन द रिसर्च फील्ड्स, जहाँ पर कि ये ब्रीडर्स जो हैं अपनी रिसर्च कर रहे हैं फॉर द प्लांट ब्रीडिंग। उस जगह पर क्या हो रहा है, वहीं पर जो फील्ड्स होते हैं, रिसर्च फील्ड्स, वहीं पर ही इनका इवैल्यूएशन किया जाता है और जो परफॉर्मेंस है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और ये परफॉर्मेंस क्या है, एकदम जो नॉर्मल एक किसान की कंडीशंस होती हैं, एक आइडियल फर्टिलाइज़र यूज़ करके, आइडियल इरिगेशन कंडीशंस को यूज़ करते हुए ये फील्ड्स में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। कौन से क्रॉप्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं, प्योर लाइन्स वाले जो हैं, जो कि वो सारे के सारे ट्रेड शो कर रहे हैं जिसके लिए एग्जैक्टली ये ब्रीडिंग की गई है। तो उसके लिए फिर इसको रिसर्च फील्ड्स में इनके कैरेक्टर्स को इवेलुएट किया जाता है अंडर द आइडियल फर्टिलाइज़र एंड इरिगेशन। फिर उसके बाद जब यहाँ पर टेस्टिंग पूरी होती है, इवैल्यूएशन पूरा होता है, रिकॉर्डिंग हो जाती है बाय द रिसर्चर्स, नाउ द टेस्टिंग इट इज़ डन इन द फार्मर्स फील्ड। अब जो किसान हैं उस जगह पर जाकर ये टेस्टिंग की जाती है और सिर्फ एक जनरेशन नहीं, फॉर 3 जनरेशन्स ये जो है टेस्टिंग करी जाती है। और फिर उसके बाद किसान के खेत में जो ये टेस्टिंग हो रही है उसके बाद इट इज़ कंपेयर्ड, जो भी बेस्ट लोकल उस तरीके का क्रॉप जो लोकली अभी उगाया जा रहा था बिफोर दैट ब्रीड, उसके साथ इस ब्रीड की कंपैरिजन करते हैं। कॉस्ट वाइज भी कंपेयरिंग करेंगे, उसकी क्वालिटी वाइज भी कंपेयरिंग करेंगे। फिर जब देखा जाता है कि कॉस्ट और क्वालिटी वाइज ये ज़्यादा बढ़िया है, देन ओनली इट इज़ कमर्शलाइज्ड। फिर ही उसको हम टेस्टिंग करने के बाद हम उसको रिलीज़ करते हैं फॉर कमर्शलाइजेशन, जिससे कि अब इससे नई ब्रीड से पैदावार बन सके या न्यू कल्टीवर्स का फॉर्मेशन हो सके। देन द नेक्स्ट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो ये ब्रीड्स के बने हैं उसके एग्जांपल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। जैसे सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो है वीट की और राइस की बनाई गई, यानी कि जो पहले प्लांट्स जो वाइल्ड वैराइटीज़ थी वो थोड़ी लंबी लंबी हुआ करती थी। अब यहाँ पर जो वैराइटीज़ बने दे आर द ड्वार्फ वैराइटीज़। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1960 से 2000 के बीच में ये वैराइटीज़ जो थी वहाँ पर उस समय डेवलप की और जो प्रोडक्शन था वो कई गुना ज़्यादा जो है इससे हुआ। और उसके बाद जो नोबल लॉरिएट हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, इंटरनेशनल सेंटर में इन्होंने वीट और राइस के इम्प्रूवमेंट की वेराइटीज़ को बनाया इन मैक्सिको। वहाँ पर ही डेवलप्ड द सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ वीट। किसने, नॉर्मन ई बोरलॉग ने। फिर इन 1963 सेवरल वेराइटीज़ जैसे कि सोनालिका कल्याण सोना, ये वीट की वेराइटी है, दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो यू शुड नो दिस नेम्स, मैनी ए टाइम्स इन एग्जाम इट इज़ आस्क्ड कि सोनालिका, कल्याण सोना ये किसकी ब्रीड है या किसकी वेराइटीज़ हैं। सो दीज आर द वेराइटीज़ ऑफ वीट, द इम्प्रूव्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ वीट। और ये भी पूछ सकते हैं कि नेम द 2 हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ वीट, तो दैट इज़ सोनालिका एंड कल्याण सोना। फिर उसके बाद है सेमी ड्वार्फ राइस की वेराइटी जो है, दे वर डेवलप्ड फ्रॉम IR8। ये IR8 वाली जो वेराइटी है इट वाज डेवलप्ड एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस। यहाँ पर IRRI, देखिए इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने डेवलप करी एक सेमी ड्वार्फ वेराइटी IR8 ऑफ व्हाट, ऑफ राइस। और ऐसे ही टैशुंग नेटिव जो है 1, इट वाज डेवलप्ड फ्रॉम ताइवान।
और सेमी ड्वार्फ राइस की वैरायटी जो कि इंडिया में डेवलप हुई, दे आर जया एंड रत्न। देखिए नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये जो है दिस इज़ द वैरायटी ऑफ इंडियन वैरायटी। देन अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, इस पे क्वेश्चन जो हैं ये भी पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस शुगर केन वेराइटी। अब देखिए शुगर केन की दो वेराइटीज़ हैं। जो नॉर्थ इंडिया में जो शुगर केन की वेराइटी है दैट इज़ सैकेरम बारबेरी। देखिए नॉर्थ इंडिया की वैरायटी का नाम पूछ सकते हैं या साउथ इंडिया की वैरायटी का नाम पूछते हैं। सो द नेम ऑफ द नॉर्थ इंडिया वैरायटी इट इज़ सैकेरम बारबेरी। अब इस सैकेरम बारबेरी की क्या क्वालिटीज़ थी कि इसमें जो थी जो शुगर का कंटेंट था शुगर केन में इट वॉज लेस। शुगर केन में जो शुगर का कंटेंट था इट वॉज लेस and the yield was also not that good, so poor sugar content and yield। अब ये वाली जो सैकेरम बारबेरी और दूसरी वैरायटी कौन सी है दैट इज़ ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की कौन सी वैरायटी दैट इज़ सैकेरम ऑफिसिनेरम। देखिए यहाँ थोड़ा सा याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैन से साउथ इंडिया के लोग हैं ऑफिस ज़्यादा जाते हैं दैट इज़ वाई सैकेरम ऑफिसिनेरम द वैरायटी ऑफ साउथ इंडिया विच इज़ हैविंग द थिक स्टेम्स। अब ये वेराइटीज़ कैसी थी जो ऑफिसिनेरम वाली थी उसके स्टेम्स यानी कि जो गन्ने की जो स्टेम थे वो थोड़े से थिक थे और यील्ड जो थी वो भी हायर थी, शुगर कंटेंट जो था वो भी अच्छा था। सो इसीलिए इनके बीच में क्या किया क्रॉस कराया गया इन सैकेरम बारबेरी एंड सैकेरम ऑफिसिनेरम। और फिर इससे जो नई वैरायटी बनी उसमें क्या था शुगर कंटेंट भी ज़्यादा था, यील्ड भी हाई थी और थिक जो थी वो स्टेम्स भी थी। सो हियर यू शुड नो द नेम्स ऑफ दिस टू वेराइटीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया वैरायटी सैकेरम बारबेरी एंड साउथ इंडिया वैरायटी सैकेरम ऑफिसिनेरम। नॉर्थ इंडिया वैरायटी का क्या क्वालिटीज़ थी पुअर शुगर कंटेंट एंड यील्ड भी जो थी वो भी पुअर थी। और सैकेरम ऑफिसिनेरम में क्या था स्टेम जो थी वो थिक थी, हाई शुगर कंटेंट था और उसके बाद यील्ड भी जो थी वो हाई थी। अब देखिए प्लांट ब्रीडिंग जो करी जाती है ये अलग अलग क्वालिटीज़ को अचीव करने के लिए करी जाती है। जैसे कि अगर प्लांट ब्रीडिंग इट इज़ डन फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए भी हो सकती है, फॉर हाई यील्डिंग भी हो सकती है और फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस भी हो सकती है। तो अलग अलग तरीके से जो है प्लांट ब्रीडिंग अलग अलग टारगेट को अचीव करने के लिए की जाती है। तो फर्स्ट वी शैल सी द प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस। जैसे कि आपको मालूम है कि प्लांट में जो डिजीज़ेज़ हैं वो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं या पैथोजेंस हैं डिजीज़ कॉजिंग, जैसे कि फंगी है, बैक्टीरिया है, वायरस हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं द अफेक्ट द कल्टीवेटेड क्रॉप स्पीशीज़। और ये जो क्रॉप्स हैं उनको ये इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि कई बार ये 20 to 30% जो है या कभी कभी पूरा ही जो है 100% क्रॉप जो है उसकी यील्ड को ये ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए जो कल्टीवर्स डेवलपमेंट ऑफ द कल्टीवर्स रेजिस्टेंट टू द डिजीज़ इज़ असेंशियल। तो इसलिए हम ऐसे ब्रीड्स तैयार करें जो कि डिजीज़ के लिए उनमें रेजिस्टिविटी हो एंड साथ के साथ डिजीज़ के लिए अगर रेजिस्टिविटी होगी तो उनका जो डिपेंडेंस है ऑन द फंजीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, क्योंकि डिजीज़ से बचने के लिए हम इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड्स का छिड़काव करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर हम ऐसी ब्रीड्स का यूज़ करें जो ऑलरेडी डिजीज़ रेजिस्टेंट होंगी तो इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड के लिए डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हियर वी से द पॉइंट इज़ दिस ऑल्सो रिड्यूसेस द इंडिपेंडेंस ऑन द फंजीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। अब जो ये पैथोजन जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फंगी जो है ये कौन सी बीमारियां फैलाती है ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। हम देखते हैं कि जो गेहूं की बालियां हैं उसके अंदर एक पाउडरी सब्सटेंस जो है वो बन जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, शुगर केन में हम देखते हैं कि रेड कलर की, कई बार हम उसके स्टेम को खोलते हैं रेड कलर की लाइनिंग्स जो है वो दिखाई देती है। इट इज़ कॉल्ड एज द रेड रॉट ऑफ शुगर केन। देन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो,
बैक्टीरिया से होने वाले ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, जो सरसों के फूल होते हैं या जो सरसों की फैमिली होती है उसको हम क्रूसीफेरी फैमिली कहते हैं। तो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर वायरस का है। टोबैको मोज़ैक बीमारी का नाम है। ये टर्निप मोज़ैक, ये भी बीमारी का नाम है। तो प्लांट ब्रीडिंग जो है इन डिजीज़ के लिए प्लांट को पहले से ही रेजिस्टेंस हो, ऐसी वेराइटीज़ को प्लांट ब्रीडर्स जो है नई प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक से नई प्लांट ब्रीड्स तैयार करें विच आर डिजीज़ रेजिस्टेंट। तो हाउ टू मेक अ प्लांट, या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंट। सो हियर वी विल सी दैट स्क्रीनिंग, वही फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका। मेथड फॉर द ब्रीडिंग ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट में फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म फॉर रेजिस्टेंट सोर्सेज। जो ऐसा जर्म प्लाज्म को हम कलेक्ट करें जिसमें कि रेजिस्टिविटी हो, तो पहले हम सोर्सेज से काफ़ी सारा ऐसा जर्म प्लाज्म कलेक्ट करेंगे जिसमें कि रेजिस्टिविटी ऑलरेडी प्रेजेंट हो। फिर उसके बाद हम उतने सारे जर्म प्लाज्म में हमने पहले भी देखे थे जो कॉमन मेथड्स में था। फिर वी सिलेक्ट द पेरेंट जिसमें कि मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। फिर ऐसे सिलेक्टेड पेरेंट्स का सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं कि वी डू द हाइब्रिडाइजेशन। देन हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हाइब्रिड्स तैयार होते हैं उनका हम सिलेक्शन करते हैं। फिर उनको हम इवेलुएट करते हैं कि वेदर दे आर हैविंग दैट डिजीज़ रेजिस्टिविटी क्वालिटी और नॉट। फिर उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं इन द रिसर्च फील्ड्स। फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है इन द फार्मर्स फील्ड। देन ओनली दे आर रिलीज्ड एज न्यू वेराइटीज़ विच आर डिजीज़ रेजिस्टेंट। आगे समझ में, इसी तरीके से हमारी सारी ब्रीडिंग की मेथड्स होंगी। ये 4 पॉइंट्स जो हैं यू हैव टू लर्न वेरी प्रॉपरली, बिकॉज आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंट, what are the methods या what are the steps involved in the breeding plant breeding for insect resistant और pest resistant या हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के लिए आप कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे। तो मेथड वही है, फर्स्ट सबसे पहले जो है कलेक्शन ऑफ द जर्म प्लाज्म फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। सेकेंड इज जो सिलेक्टेड पेरेंट्स होंगे उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराना। थर्ड होगा सिलेक्शन ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ द हाइब्रिड्स। Then last one is testing in the research field as well as the farm fields of the farmers. Then release, मतलब उसको हम कमर्शलाइजेशन, हम उसको कंपेयर करेंगे जो लोकली अभी जो चल रहा है मार्केट में और जो हमने बनाया है उसका रेट या उसमें कितनी लागत लग रही है, ऐसा तो नहीं कि नुकसान का सौदा हो जाए, और उसकी क्वालिटीज़, ये सबको हम कंपेयर करने के बाद नई वेराइटीज़ को रिलीज़ किया जाता है इन द मार्केट। The next one is mutation breeding. What is mutation breeding? कई बार क्या होता है, अब ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी हमने कहा था कि हम वाइल्ड वेराइटीज़ से ले सकते हैं। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है इसको हम इंड्यूस भी करा सकते हैं, या किसी ब्रीड में हम कोई नई उसकी जीन्स में कुछ वेरिएबिलिटी ला सकते हैं। बाय व्हाट? बाय क्रिएटिंग इंड्यूस म्यूटेशन। उस जो भी प्लांट है उसके अंदर अगर हम म्यूटेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें म्यूटेशन के कारण जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाती है। ठीक, देन अब ये म्यूटेशन कैसे क्रिएट किया जाए, हाउ दिस म्यूटेशन या इंड्यूस्ड म्यूटेशन इज़ क्रिएटेड। मतलब ये म्यूटेशन अपने आप नहीं हो रहा है, वी आर इंड्यूसिंग इट, हम उसको प्रेरणा दे रहे हैं कि द म्यूटेशन शुड बी डन। सो व्हाट मेथड्स वी आर यूजिंग, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेजेंस। जैसे हमको पता है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। इसी तरीके से म्यूटेशन कॉजिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको हम, एजेंट्स हैं उनको हम कह रहे हैं म्यूटाजेंस। इट मे बी केमिकल और फिजिकल, जैसे गामा रेज वगैरह हैं, इनमें ये फिजिकल रूप में या कोई केमिकल्स जो हैं दे आर म्यूटेजेंस विच कैन इंड्यूस द म्यूटेशन। अब जो म्यूटेशन हमने डेवलप करा दिया उससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ गई। जेनेटिक वेरिएबिलिटी के बाद अगेन द स्टेप आपको पता है, स्क्रीनिंग एंड द सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट। फिर से जो हमने म्यूटेशन ब्रीडिंग से जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाए हैं उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं ऐसे पेरेंट को जिसमें कि डिज़ायरेबल कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, और फिर उसके बाद हम पेरेंटल प्लांट को सिलेक्ट करते हैं फॉर द ब्रीडिंग प्रोग्राम।
अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इन मूंग बीन, ये म्यूटेशन ब्रीडिंग आपको समझ में आ गया कि हम ब्रीडिंग के लिए हम इंड्यूस म्यूटेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये म्यूटेशन से ही जो हमने कुछ नई वेराइटीज़ डेवलप करी है। इन मूंग बीन, जो मूंग की दाल होती है, उसमें हम रेजिस्टिविटी टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू, इट वॉज इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। Second is natural wild varieties of plant with disease resistant genes are available but low yield। जो नेचुरल वाइल्ड वेराइटीज़ होती हैं प्लांट्स की, उसमें डिजीज रेजिस्टिविटी के जीन्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी क्या होती है, यील्ड जो है वो कम होती है। तो ऐसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक नई वेराइटी में हमने इंड्यूस कर दिया म्यूटेशन से डिजीज रेजिस्टिविटी, और जो वाइल्ड वेराइटी थी उसमें यील्ड तो कम थी, लेकिन उसमें डिजीज़ रेजिस्टिविटी के जीन्स जो थे वो प्रेजेंट थे। तो यहाँ दोनों से मिलाकर हमने क्या एक नई वैरायटी बना दी। अब ये जो वाइल्ड वैरायटीज़ हैं दे आर हाइब्रिडाइज्ड, चूँकि इसमें डिजीज़ रेजिस्टिविटी है लेकिन यील्ड क्या है, कम है। तो ये वाइल्ड वेराइटीज़ को हम हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के साथ हाइब्रिडाइज करा के एक नई वैरायटी ऐसी जनरेट कर सकते हैं जिसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस भी होता है, साथ में हाई यील्डिंग भी होती है इसमें। ओके, नाउ यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस इन भिंडी। देखिए दिस ऑल एग्जांपल्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव में इस तरीके के एग्जांपल्स के बारे में पूछा जाता है इन नीट एक्सेट्रा। सो गो थ्रू दिस एग्जांपल्स वेरी प्रॉपरली। एज यू सी ओवर हियर कि रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस इन भिंडी, भिंडी को देखिए उसका साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम है, इट इज़ एबेलोमॉस्कस एस्क्युलेंटस। एबेलोमॉस्कस एस्क्युलेंटस भिंडी का नाम है ये। तो इसमें से जो येलो रेजिस्टेंस जो है फॉर व्हाट, फॉर येलो मोज़ेक वायरस, इट वॉज ट्रांसफर्ड, ये रेजिस्टिविटी थी वाइल्ड वेराइटीज़ में, इसकी जो वाइल्ड वेराइटी की स्पीशीज़ थी, एंड रिजल्टेड, और इससे एक जो नई वेराइटी बनी दैट इज़ एबेलोमॉस्कस एस्क्युलेंटस की, दैट वॉज कॉल्ड एज प्रभानी क्रांति। इसमें क्या था, इसमें उस येलो मोज़ेक वायरस के लिए क्या था, रेजिस्टिविटी प्रेजेंट थी। तो ये जो नई वेराइटी बनाई नहीं, इन्होंने क्या किया, वाइल्ड वेराइटी से डिजीज़ रेजिस्टिविटी के जीन्स ले लिए। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है कि अब हम ऐसी प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। अब इंसेक्ट पेस्ट से बचने के लिए जो रेजिस्टिविटी देनी है प्लांट ब्रीडर्स को, तो उसके बारे में हम देखेंगे। अनदर मेजर कॉज फॉर द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स इज़ द इंसेक्ट एंड द पेस्ट इन्फेस्टेशन। मतलब नेक्स्ट प्रॉब्लम कहाँ आ गई आपकी यहाँ पर, दैट इज़ destruction of crop plants by insect and pest. Then insect resistance in the host crop, it is due to morphological, physiological या biochemical characteristic के कारण क्या है, host crop में ये insect का resistance होता है। Now अब ये किस तरीके से नेचुरली जो प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है कई प्लांट्स में हेयरी लीव्स होती हैं जो कि थोड़े कांटे जैसे रहते हैं, जिससे कि वो इंसेक्ट पेस्ट उस पर नहीं बैठ पाता है क्योंकि वो उसको पियर्स करेंगे, चुभेंगे। दूसरा एक एग्जांपल है सॉलिड स्टेम, यानी कि स्टेम जो है वो इतनी सॉलिड हो कि जो वो अंदर उसके अंदर बोर नहीं कर सके, वो सॉ फ्लाई। तो नॉन प्रेफरेंस बाय द स्टेम बाय द सॉ फ्लाई। और स्मूथ लीव्स, पत्तियाँ एकदम चिकनी होती हैं कुछ कॉटन की वैरायटी में, उनके फ्लावर नेक्टरलेस होंगे तो वो इंसेक्ट बोलवर्म्स को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। फिर कुछ जो हैं मेज़ की जो क्वालिटी है उसमें क्या हाई एस्पार्टिक एसिड और नाइट्रोजन, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट के कारण क्या होता है, स्टेम बोरर्स जो है उसको लिए वो रेजिस्टेंट होते हैं। अब स्टेप्स जो हैं फॉर डेवलपिंग द इंसेक्ट पेस्ट वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, दे आर सेम एज अदर्स। जिस तरीके से हमने डिजीज़ रेजिस्टेंट की वेराइटी को डेवलप किया था, उसी तरीके से हम पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी को भी डेवलप करेंगे। द रेजिस्टेंट वेराइटी सिलेक्टेड, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन द सेम germplasm सिलेक्शन एक्सेट्रा। द रेजिस्टेंट वेराइटी सिलेक्टेड आइदर फ्रॉम द वाइल्ड वेराइटी फ्रॉम अदर अवेलेबल कल्टीवर्स, यानी कि हम डिफरेंट वेराइटीज़ को कहाँ से कलेक्ट करेंगे, फ्रॉम द वाइल्ड वेराइटीज़। और फिर वहाँ पर से हम क्या करेंगे, वी विल अगेन सिलेक्ट द पेरेंट्स, उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और अगेन द टेस्टिंग एंड देन रिलीज इन द मार्केट फॉर कमर्शलाइजेशन।
नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर अगेन ये हिडन हंगर और बायोफोर्टिफिकेशन दो ऐसे टर्म्स है जिसपे कि क्वेश्चन इज आस्क्ड। बायोफोर्टिफिकेशन में मैक्सिमम टाइम्स 1 मार्क क्वेश्चन जो है इट इज़ आस्क्ड। तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, अभी तक हमने प्लांट ब्रीडिंग देखी फॉर हाई यील्ड, फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए एंड पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए। नाउ वी विल सी द प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। अराउंड हमारी जो पॉपुलेशन में 3 बिलियन पॉपुलेशन जो है पीपल, दे सफ़र फ्रॉम माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोटीन एंड विटामिन डेफिशिएंसीज। आपको पता है कई बार वी ईट फूड एंड मैनी टाइम्स जो गरीब लोग होते हैं वो अपने बच्चों का पेट मात्र भर देते हैं, लेकिन दे आर नॉट दैट वेल नोइंग दैट कि बच्चे में किसी खास माइक्रो न्यूट्रिएंट की या किसी प्रोटीन की या किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है। तो दैट डेफिशिएंसी इट इज़ कॉल्ड एज हिडन हंगर। तो डाइट्स विच आर लैकिंग विद द असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली आयरन, विटामिन ए, आयोडीन और जिंक इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीजेस। तो क्या होता है कि ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन है, विटामिन ए है, आयोडीन है, जिंक है, ये सब की कमी अगर बॉडी में होती है तो इससे कई तरह की बीमारियां जो हैं उसके होने के रिस्क होते हैं। और साथ में लाइफ स्पैन जो है वो भी रिड्यूस होता है। मेंटल एबिलिटी जो है इन न्यूट्रिएंट्स के कारण क्या होता है वो रिड्यूस होती है। ना व्हाट इज़ बायोफोर्टिफिकेशन? तो हिडन हंगर आ गया आपको समझ में। दैट मीन्स जब कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन से विटामिन की डेफिशिएंसी हमारे लगभग अराउंड 3 बिलियन पीपल जो हैं इसको सफ़र कर रहे हैं कि उनमें ये चीज़ों की कमी है जिसके कारण ये बीमारियां इनको हो रही हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, आखिर ये हिडन हंगर की जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे दूर करें? तो इट इज़ डन बाय द मेथड विच इज़ कॉल्ड एज बायोफोर्टिफिकेशन, यानी कि ब्रीडिंग द क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स की हम ब्रीडिंग करें विथ हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और प्रोटीन्स, हेल्दियर फैट्स। तो इस तरीके के हम क्रॉप्स को बनाएं जिसमें कि विटामिन का लेवल हाई हो, मिनरल का लेवल जो है वो हाई हो, प्रोटीन का लेवल हाई हो और ऐसे फैट्स उसमें हों जो कि हेल्दियर हों। तो प्रैक्टिकली मीन्स कि हम ऐसा क्रॉप्स बनाएं जो कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। दिस इज़ कॉल्ड एज बायोफोर्टिफिकेशन। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ बायोफोर्टिफिकेशन एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और द एम्स ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। तो आखिर इसका एम्स या क्या है? तो वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन इज़ टू इम्प्रूव द प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी। जो प्रोटीन का कंटेंट है और जो उसकी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें। देन ऑयल कंटेंट और क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करें। विटामिन कंटेंट जो है एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट की जो क्वांटिटी है या क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करना जो है इट इज़ कॉल्ड एज बायो, दैट इज़ द एम ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। अब एग्जांपल में है जैसे कि हाइब्रिड मेज़, जो एक नई वैरायटी मेज़ की तैयार की गई, उसमें क्या है, इट इज़ हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स सच एज लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन कंपेयर्ड विद द एग्जिस्टिंग मेज़। जो एग्जिस्टिंग मेज़ की जो वैरायटी थी उसके कंपैरिजन में जो हाइब्रिड मेज़ की नई वैरायटी बनाई गई, इट इज़ हैविंग ट्वाइस अमाउंट ऑफ विच अमीनो एसिड, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। देन नई वैरायटी जो है वीट की वैरायटी, वीट वैरायटी एटलस 66, इट इज़ हैविंग हाई प्रोटीन कंटेंट एंड इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ डोनर फॉर इम्प्रूविंग द कल्टिवेटेड वीट। दूसरा है आयरन फोर्टिफाइड राइस, यानी कि एटलस 66 वीट की वैरायटी में हाई प्रोटीन कंटेंट है, हाइब्रिड मेज में ट्वाइस अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन है। नेक्स्ट इज आयरन fortified rice which is developed with 5 times more iron than the existing variety। जो आयरन की वैरायटी एग्जिस्ट कर रही थी उससे 5 गुना ज़्यादा जो है आयरन का क्वांटिटी जो है उस राइस में बनाई गई। सो दीज आर द डिफरेंट बायोफोर्टिफाइड फूड्स विच वी हैव सीन।
अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि IARI जो है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, इट हैज़ डेवलप्ड विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट, स्पिनच, पम्पकिन, विटामिन सी एनरिच्ड बिटर गोर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो, iron and calcium enriched spinach and bathua, protein enriched beans, broad lub, French and garden peas. देखिए ये examples जो हैं that you have to learn. Vitamin A enriched carrots, spinach and pumpkin. Vitamin C enriched bitter gourd, karela, bathua, mustard and tomato. Iron and calcium enriched spinach and bathua. Protein enriched beans, broad lub, French and garden peas, etc. So these were all developed in New Delhi, IARI. Again, one more important topic, that is single cell proteins, or it is also called as SCP. Now what is this SCP? As you know that more than 25% of the human population is suffering from hunger and malnutrition. हमारी जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन को हम खाना नहीं दे पा रहे हैं, तो वो हंगर से या प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड उनको नहीं मिल रहा है या मेल न्यूट्रिशन से दे आर सफरिंग. तो आखिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन्स फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन, इट इज़ SCP. मतलब इस हंगर को या इस मेल न्यूट्रिशन को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? बाय यूजिंग एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन्स विच इज़ कॉल्ड एज SCP, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन. सो प्रोडक्शन ऑफ द बायोमास. व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन? देखिए इसकी डेफिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन्स or production of the biomass in very large scale using microorganisms. देखिए सिंगल सेल बोला है तो इट इज़ द यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड लो कॉस्ट रॉ मटेरियल. मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस पे फीड करेंगे वो रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए? इट शुड बी लो कॉस्ट. तो प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन और द बायोमास इन लार्ज स्केल using microorganism and low cost material, it is called as single cell protein. इसको हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन और SCP. SCP में ही हम देखेंगे कि अब यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किया जाता है, मेनली इट इज़ आस्क्ड कि व्हाट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट इज़ यूज, सो यू कैन गिव दैट आंसर. द माइक्रोब्स लाइक स्पाइरुलिना. स्पाइरुलिना जो है इट इज़ ग्रोन ऑन वेस्ट वाटर. कहाँ का वेस्ट वाटर? जो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं जहाँ पर कि चिप्स वगैरह बनती हैं, वो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स में जो उनका वेस्ट वाटर आता है. और जो स्ट्रॉ पता है आपको, जो चारा या भूसा होता है, मोलेसेस है, ये सब जो एनिमल मैन्योर या इवन सीवेज भी, ये सब का यूज़ करके स्पाइरुलिना वहाँ पर ग्रो करता है. और लार्ज क्वांटिटीज़ में बायोमास विच इज़ रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, ऐसे प्रोडक्ट का ये फॉर्मेशन करते हैं. इट हैज़ बिन कैलकुलेटेड दैट 250 किलोग्राम्स की जो काऊ होती है ये पूरे दिन में 200 ग्राम प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है. और इन द सेम पीरियड जो है 250 ग्राम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल मिथाइलोफिलस, मिथाइलोटॉफस, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इट इज़ 250 ग्राम्स का अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लेते हैं तो ये 25 टन प्रोटीन जो है ये प्रोड्यूस कर देता है. Another example for the production of the biomass, it is mushroom from straw. स्ट्रॉ मैंने आपको पहले ही बताया भूसा होता है ये, या चारा जिसको हम कहते हैं. उस पर अगर जैसे हम देखते हैं खेत में उसको डाल दिया जाता है आफ्टर द यूज़ ऑफ दिस कैटल, जब ये अपना फीड छोड़ देते हैं तो वहाँ पर बचा हुआ जो वो रहता है उस पर मशरूम्स ग्रो कर जाते हैं. तो ये मशरूम भी जो है दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग दिस बायोमास विच इज़ रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच विल सी दैट इज़ द टिश्यू कल्चर. इसको बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे. व्हाट इज़ टोटीपोटेंसी? सबसे पहला एक वर्ड आ रहा है टोटीपोटेंसी. टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कोई एक सिंगल सेल या प्लांट का कोई भी एक छोटा सा पार्ट, ठीक, उससे पूरा का पूरा एक नया प्लांट जब डेवलप हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी. सो सी द डेफिनेशन. Potency or the power or ability of a single cell to develop a whole plant
इट इज़ कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी। दिस प्रॉपर्टी हैज़ लेड, अब इस प्रॉपर्टी के कारण क्या हो रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं वो पूरे के पूरे प्लांट को कोई छोटे से टुकड़े से या छोटे से सिंगल सेल से या एक्सप्लांट से या प्लांट के किसी भी पार्ट से उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर उस सेल को ग्रो किया जाता है अंडर स्टेराइल कंडीशंस और स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम, जो इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी, उसके जो स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम मिलाकर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको डेवलप किया जाता है और छोटे छोटे प्लांटलेट्स इसी में बन जाते हैं। और ये न्यूट्रिएंट मीडियम जो है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? न्यूट्रिएंट मीडियम जो है इट प्रोवाइड्स अ कार्बन सोर्स, जैसे कि सुक्रोज जिसको कि हम शुगर भी कहते हैं, शक्कर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे कि ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है, ये सारी ही चीज़ें जो हैं उस न्यूट्रिएंट मीडियम में मिला दी जाती हैं। यू शुड नो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम, इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. So the nutrient medium, it provides carbon source such as sucrose, inorganic salts, vitamins, amino acids and growth regulators like auxins and cytokinins. अब इस मेथड से जो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बनते हैं बाय दिस टिश्यू कल्चर मेथड, इट इज़ कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन, क्योंकि छोटे से पार्ट से, माइक्रो छोटे पार्ट से प्रोपेगेट होना यानी कि फैलना, छोटे से पार्ट से हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए इस टिश्यू कल्चर को इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन। और चूँकि ये एक ही प्लांट के टिश्यू से बहुत सारे प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो उसी प्लांट का जेनेटिक कॉम्बिनेशन इसके नए जो प्लांट्स बने हैं उसमें भी रहेगा। दैट इज़ वाई द प्लांट ग्रोन बाय माइक्रो प्रोपगेशन दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। इसको आप ध्यान रखेंगे कि प्लांट्स जो माइक्रो प्रोपगेशन से हम ग्रो कर रहे हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। अब जब जेनेटिक, आपको पता है व्हेन द ऑर्गेनिजम्स दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर दे आर कॉल्ड एज क्लोन्स। अब यहाँ पर चूंकि ये जो है सोमैटिक पार्ट से बने हैं, दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो जेनेटिकली आइडेंटिकल, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एज सोमा क्लोन्स। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो टिश्यू कल्चर से जो प्लांट्स, माइक्रो प्रोपगेशन से जो प्लांट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज सोमा क्लोन्स। नाउ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन ये है कि हमको अगर कोई डिज़ायर्ड प्लांट है उसकी हमको बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है, तो हम इसको इस मेथड से जेनेटिकली आइडेंटिकल बहुत सारे सोमा क्लोन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम स्मॉल टिश्यू और अ सिंगल टिश्यू एंड प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स विच आर कॉल्ड एज सोमा क्लोन्स, उनका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। और अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ द मेरिस्टेम culture. Now what is this meristem culture? Recovery of the healthy plants from the diseased plants by meristem culture. अब देखिए कई बार क्या होता है कि कोई एक प्लांट है और वो इन्फेक्टेड हो गया है किसी वायरस से, ठीक। अब वी नीड मोर न्यू प्लांट्स फ्रॉम दिस प्लांट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम इसका मेरिस्टेम कल्चर करेंगे, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर जो भी प्लांट होता है, जो अगर इन्फेक्टेड भी भले ही से हो, लेकिन उसका जो मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आपने पढ़े, एपिकल मेरिस्टेम है था वहाँ पर, रूट के और स्टेम के टिप पे प्रेजेंट होता है। तो जो इसके मेरिस्टेम्स होते हैं इसमें बिल्कुल नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दे आर हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड। सो ये जो नई सेल्स बनती हैं दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ वायरस, फ्री ऑफ एनी डिजीजेज। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। इस तरीके क्वेश्चन आता है कई बार कि कोई प्लांट है वो डिजीज्ड है, हमको इससे कोई अच्छा प्लांट फॉर्मेशन करना है विच शुड बी डिजीज फ्री, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? तो द मेथड यूज्ड ओवर हियर इट इज़ मेरिस्टेम कल्चर। तो हमेशा याद रखिएगा कि रिकवरी ऑफ अ हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज प्लांट by meristem culture. Although the plant infected with virus, the meristem is free of virus. Next point, it is somatic hybridization. Isolation of the single cells from the प्लांट। हम क्या करेंगे? पहले तो जो दो प्लांट्स हैं जिसको कि हमको सिलेक्ट किया है हमने, जिसमें कि डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, हम दोनों प्लांट से क्या करेंगे? सिंगल सिंगल सेल्स को आइसोलेट करेंगे। उसके बाद जो दोनों सेल्स हैं, रिमेंबर दिस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर क्या किया हमने? आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल्स फ्रॉम द प्लांट्स। दो अलग हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है यहाँ पर,
ठीक है। वहाँ पहले हमने सोमा क्लोन्स बनाए थे, टिश्यू कल्चर, एक ही प्लांट्स का टिश्यू को निकाला था और उससे बहुत सारे प्लांट्स बनाए थे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 सिलेक्टेड प्लांट्स, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो 2 सिलेक्टेड प्लांट्स के अंदर से हमने 2 सिंगल सेल्स को आइसोलेट किया अलग अलग, दोनों की सेल वॉल को डाइजेस्ट किया। सेल वॉल की डाइजेस्ट करने का आपको मेथड पता है, बाय द यूज़ ऑफ सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज। ये दोनों जो एंजाइम है ये सेल्यूलोज को और पैक्टिन को क्या करेंगी, क्योंकि सेल वॉल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, तो सेल्यूलोज और पैक्टिन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम लगेगा दैट इज़ सेल्यूलेज एंड द पैक्टिनेज एंजाइम। तो सेल्यूलेज और पैक्टिनेज एंजाइम से हम क्या करेंगे, जो दोनों डोनर सेल्स हैं जिसको कि हमने आइसोलेट किया है फ्रॉम 2 डिफरेंट पेरेंट्स, 2 डिफरेंट प्लांट्स, उनको हम क्या करेंगे, उनकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे। जब सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे तो अंदर से क्या निकलेगा, द प्रोटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, इट इज़ कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। अब जो दोनों प्रोटोप्लाज्म को अब हम क्या करेंगे, विच आर हैविंग डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ बोथ डिफरेंट प्लांट्स, उन दोनों के प्रोटोप्लाज्म को हम फ्यूज़ कराकर एक हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करेंगे। सी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स हैविंग डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, दे आर फ्यूज्ड टू फॉर्म अ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, एक नया हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। अब ये फ्यूज़न की जो प्रोसेस है दोनों प्रोटोप्लाज्म को आखिर हम कैसे फ्यूज़ करें, इट इज़ डन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या बाय अ केमिकल दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, PEG, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। और ये दोनों प्रोटोप्लाज्म जो हैं इसको हम फ्यूज़ करेंगे एंड वी विल फॉर्म अ हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म। अब इस तरीके से जो हाइब्रिड बनते हैं दे आर कॉल्ड एज सोमैटिक हाइब्रिड, and the process it is called as somatic hybridization. For example, प्रोडक्शन ऑफ पोमैटो प्लांट। अब देखिए पोमैटो प्लांट, इसका भी मैं आपको पिक्चर शेयर करूँगी। पोमैटो प्लांट जो है इसमें क्या है कि 2 पोटैटो और टोमेटो, इन दोनों के प्रोटोप्लाज्म को क्या किया गया है, इसको फ्यूज़ किया गया है। तो हम क्या देखते हैं, ऊपर तो उस प्लांट के टोमेटो लगते हैं और उसकी जो रूट्स हैं उसमें पोटैटो जो हैं वो लगते हैं, दैट इज़ वाई इसका नाम जो है पोमैटो पड़ा। See, these are the we have completed the chapter. Now these are certain abbreviation which are important. ET, that is embryo transfer. IARI, Indian Agricultural Research Institute, न्यू दिल्ली में जो है। IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। then ICAR, Indian Council of Agricultural Research। MOET, that is multiple ovulation embryo transfer। then NDRI, that is National Dairy Research Institute. So these are certain. Now see students, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पोमैटो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाइब्रिड बनाया गया है। इसकी जड़ों में आप देख सकते हैं कि पोटैटो हैं और ऊपर आप देख रहे हैं कि टमाटर जो हैं वो लगे हुए हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल विद दिस चैप्टर। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। थैंक यू।